किसी विद्वान ने दूसरे व्यक्ति को समझाते हुए कहा कि यदि शरीर का कोई हिस्सा, कोई अंग सड़ने लगे तो उस हिस्से को, उस अंग को काटकर फेंक देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो उस सड़े हुए अंग की वजह से पूरा शरीर सड़ सकता है, पूरा शरीर नष्ट हो सकता है। आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक व्यक्ति को, एक सांसद को बचाने के लिए लगातार पूरी की पूरी पार्टी पर, पूरी की पूरी सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं, उंगलियां उठाई जा रही हैं, लेकिन उस व्यक्ति को कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। आरोप लगाने वाले सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि भारत को गोल्ड मेडल जिताने वाले, कई तरह के मेडल जिताने वाले कुश्ती के खिलाड़ी हैं, जिसमें महिला खिलाड़ी भी शामिल हैं। वो साफ साफ आरोप लगा रही हैं कि उनका यौन शोषण किया गया है और कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं होती, तो वो फिर से धरने पर बैठ जाते हैं। याद करना चाहिए वो दिन जब उनकी वजह से मेडल मिलता है और देश का राष्ट्रगान दूसरी देश की सरजमी पर गाया जाता है और साथ ही तिरंगे का मान बढ़ाया जाता है। लेकिन आज वो रो रो कर, फूट फूट कर अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं है। जिस पर ये आरोप लगे हैं, आज कहानी उसी व्यक्ति की है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है दिल्ली की तिहाड़ जेल से। दरअसल बात कर रहा हूँ 30 मई 1996 की। तिहाड़ जेल में एक प्रभावशाली सांसद बंद होते हैं और उनके लिए एक चिट्ठी आती है और उस चिट्ठी में लिखा था, प्रिय ब्रजभूषण जी, सप्रेम नमस्कार। आपका समाचार मिला, नए सिरे से जमानत का प्रयत्न करना होगा। आप हिम्मत रखें, अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी निश्चित ही नहीं रहेंगे। आजन्म कैद की सज़ा काटने वाले सावरकर जी का स्मरण कीजिए, उन्हें याद कीजिए। पढ़ें, संगीत सुनें, खुश रहें, मैं शीघ्र मिलने आऊँगा। आगे लिखते हैं कि हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना हरि का नाम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। दरअसल ये चिट्ठी लिखी थी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, और जिस व्यक्ति के लिए चिट्ठी लिखी थी उस व्यक्ति पर टाड़ा लगाया गया था महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। और महाराष्ट्र सरकार ने टाड़ा कुछ इस तरह से लगाया था। 22 सितंबर 1992 की बात है। मुंबई के जे हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर एक व्यक्ति का इलाज चल रहा था, उपचार चल रहा था। जिस व्यक्ति का उपचार चल रहा था वो एक डॉन होता है, अरुण गबली, उसका शूटर होता है शैलेंद्र हल्दानकर, और उसकी सुरक्षा में पुलिस लगी हुई थी। कुछ लोग आते हैं, कुछ शूटर आते हैं डॉक्टर के भेष में, और आने के बाद एक के बाद एक लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। 500 से ज़्यादा गोलियां चलाई जाती हैं और ये जो मामला था, ये जो घटना थी, पूरे देश में मशहूर हो जाती है, फेमस हो जाती है। फेमस होने वाली बात कुछ इस तरह से थी कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जो बहनोई होता है इब्राहिम पारकर, उसकी हत्या कर दी गई थी और हत्या का आरोप उसी व्यक्ति पे लगा था जिसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। अब जिसने इस व्यक्ति को मारा है, उनकी पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है। जांच जब शुरू होती है तो जांच में नाम आते हैं 2 लोगों के। पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्पनाथ राय होते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह होते हैं, वही ब्रजभूषण शरण जिसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और जिनके लिए ये कहा गया था कि तुम परेशान मत हो, खुश रहो, खूब सारी पढ़ाई करो और जैसा राम रखना चाहते हैं आप वैसे रहने की आप कोशिश करो। जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। दरअसल ये आरोप जो लगा था, इस आरोप में क्लीन चिट ज़रूर मिल जाती है, वो पाक साफ हो जाते हैं। लेकिन एक बार ये जैसे आज की तारीख में चर्चाओं में आए हैं, जब इन पर महिला खिलाड़ियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है, तो एक और दौर था जब इनका नाम बहुत तेज़ी के साथ सुर्खियों में आता है। बात है 6 दिसंबर 1992 को, और 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद के जो ढांचे को गिराया गया था, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी सहित 40 लोगों के नाम सामने आए थे। उन 40 लोगों में एक नाम ये भी होता है, ब्रजभूषण शरण सिंह। जब इनका नाम होता है, सीबीआई जब गिरफ्तारी करने की कोशिश कर रही थी तो इसी व्यक्ति की सबसे पहले गिरफ्तारी होती है। और यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने वाले, उनके संस्थापक, उससे जुड़े कद्दावर नेता जो होते हैं, उनकी नज़र में, उनकी ज़ुबान पर एक नाम बड़ा तेज़ी के साथ हर वक्त रहता था और वो नाम था ब्रजभूषण शरण सिंह। दरअसल इस वाले मामले में भी सितंबर 2020 में क्लीन चिट मिल जाती है कि ये बाबरी मस्जिद को गिराने वालों में ये लोग नहीं थे। लेकिन की कहानी की अगर हम शुरुआत करें तो इनकी कहानी दरअसल शुरू होती है साल 1979 से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है गोंडा, उसी का ही हिस्सा है बिश्नौरपुर।
वहाँ 8 जनवरी 1957 को ये पैदा हुए थे और वहीं इनके परिवार में ये बताया जाता है कि 4 भाई होते हैं, इनकी हत्या वगैरह की जाती है। ये शुरुआती दौर में इतने ज़्यादा डरे हुए भयभीत रहते थे, इन्हें लगता था कि पारिवारिक दुश्मन ही कहीं ऐसा ना हो इन्हें कोई मार डाले, इसलिए बहुत लंबे समय तक अपने मामा नाना के यहाँ पर रहे और वापस जब अपने गाँव लौट कर आते हैं विश्नोरपुर में, पर यहाँ आने की बात है साल 1979 में, जब इनका एडमिशन कॉलेज में हो जाता है और एक दिन ये कॉलेज जा रहे थे तो ये देखते क्या हैं कि एक लड़की को कई लड़के छेड़ रहे थे। इन्होंने उस लड़की की तरफ जाते हैं, उसे देखते हैं तो लड़की वाकई असहज महसूस कर रही थी, परेशानी महसूस कर रही थी। इन्हें समझने में ज़रा भी देर नहीं लगती क्योंकि कदकाठी से मजबूत थे और कदकाठी से मजबूत होने की वजह से इन्होंने कहा कि भाई जो तुम कर रहे हो ये सही नहीं कर रहे हो, इस लड़की के साथ छेड़छाड़ करना अच्छी बात नहीं है। इन्होंने उन लड़कों को रोकने की कोशिश की तो उन लड़कों ने इन पर हमला कर दिया और ये अकेला ही व्यक्ति, अकेला ही लड़का उन कई लड़कों पर भारी पड़ जाता है। यही बात वो लड़की अपनी कुछ सहेलियों से और वो सहेली कुछ और लड़कियों से, और धीरे धीरे करके बात की पूरे कॉलेज में फैल जाती है और कॉलेज में फैल जाती है तो इस लड़के की बहादुरी के किस्से हर कोई गाने लगता है। वैसे भी दबंग प्रवृत्ति का लड़का शुरू से था ही। अब ये साल 1979 में ही कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव होने वाला था और जैसे नाम बड़ा तेज़ी के साथ सुर्खियों में आता है तो ये लड़का चुनाव के उसमें खड़ा हो जाता है छात्र संघ अध्यक्ष के लिए, और लड़कियों की वजह से ही, बाकी अच्छे लड़कों की वजह से ये चुनाव जीत जाता है। जब चुनाव जीत जाता है तो आगे चलकर साल 1980 में इस लड़के का नाम धीरे धीरे करके अब लोगों की ज़ुबान पर आने लगा, क्योंकि किसी भी बात का विरोध करने की इस लड़के की आदत थी। कहीं को गलत होता था तो ये बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया करता था और यही कारण था कि धीरे धीरे गोंडा हो, बलरामपुर हो, अयोध्या हो या उसके आसपास के 50 किलोमीटर का सर्किल हो, जगह जगह इनका नाम बढ़ने लगता है, लोगों में इनकी पहचान बढ़ने लगती है। साल 1987 में गन्ना समिति का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं और फिर साल 1988 में ये बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, बीजेपी के साथ चले जाते हैं और जब बीजेपी के साथ जाते हैं तो इन्हें पहली बार एमएलसी के चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाता है, लेकिन पहले चुनाव को ये हार जाते हैं महज 14 वोटों से। विधान परिषद का चुनाव हारते ही इस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन हिम्मत को और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने के बाद साल 1991 में बीजेपी इन्हें टिकट देती है गोंडा से लोकसभा सीट का, और जब लोकसभा सीट का टिकट देती है, चुनाव होते हैं तो पहले ही प्रयास में 1,13,000 वोटों से ये लड़का जीत हासिल कर लेता है। और उसके बाद मैंने जो अभी किस्सा सुनाया था 6 दिसंबर 1992 का, जिस तरह से बाबरी मस्जिद को गिराया जाता है, उसके बाद 40 लोगों का नाम सामने आता है जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी सहित 40 लोग होते हैं, उन्हीं में एक नाम ये भी होता है, तो ये नाम और भी ज़्यादा सुर्खियों में आता है और ये ऐसा सिलसिला चलने लगता है कि चाहे 1999 की बात हो, बीजेपी फिर से इन्हें टिकट देती है, बात चाहे 2004 की हो, बीजेपी फिर से टिकट देती है और जीत जाते हैं। एक बार इनकी नाराज़गी हो जाती है, नाराज़गी के बाद समाजवादी पार्टी ने टिकट देती है और साल 2009 में फिर ये समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव जीतते हैं। साल 2014 में ये फिर से चुनाव जीतते हैं बीजेपी के टिकट से और साल 2019 में भी ये बीजेपी के टिकट से ही चुनाव जीतते हैं और लगभग 6 बार ये सांसद चुने जाते हैं और भारत की संसद में बैठकर कानून पारित करते हैं। लेकिन इसी बीच में साल 2011 में इन्हें कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना जाता है। साल 2019 में तीसरी बार उन्हें कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस व्यक्ति ने, जिसने क्या अपने एक रुतबे को बड़ी अच्छे से बनाने की कोशिश की, हालांकि इनकी बाहुबली की छवि रही है, इन्होंने खुद से भी स्वीकार किया था कि एक बार बीच बचाव के चक्कर में इन्होंने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जो ये स्वीकार करते हैं, लेकिन इन्होंने स्वीकार किया और यही बात लोगों में ज़्यादा फेमस भी हुई और ये अपनी दबंग प्रवृत्ति के लिए, बाहुबली के लिए ये पहचाने जाते थे। बड़े बड़े गुंडे इनके सामने लड़ते थे लेकिन उन्हें ये हरा कर खुद मैदान में उतर जाते थे। लेकिन जिस तरह से जनवरी 2023 में 2-3 खिलाड़ी होती हैं, चाहे उसमें एक खिलाड़ी है जिसका नाम मैं लेना चाहूँगा, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक, उनकी अगुवाई में जनवरी 2023 में धरना प्रदर्शन होता है दिल्ली के जंतर मंतर पर। ये वाकई साफ साफ तरीके से आरोप लगाते हैं और आरोप लगाते हुए कहते हैं कि महिला खिलाड़ी हैं, उनका यौन शोषण हो रहा है। बाकी अन्य खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो हिम्मत जुटाने की कोशिश करते हैं लेकिन सामने नहीं आ पाते। उन्हें धमकी दी जाती है कि यदि तुमने इस तरह का आरोप लगाने की कोशिश की, यदि तुमने सामने आने की कोशिश की तो तुम्हारी हत्या करा दी जाएगी। लेकिन साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया हिम्मत नहीं हारते और वो जंतर मंतर पर जाकर बैठ जाते हैं। और जब यही बात पूरे देश को पता चलती है सोशल मीडिया के माध्यम से, हालांकि भारत की मीडिया उस मामले को उतनी तेज़ी से नहीं उछालती जितनी तेज़ी से उसको उछालना चाहिए था। सवाल पूछने चाहिए थे
ब्रजभूषण सिंह शरण से, लेकिन सवाल पूछे जाते हैं उल्टे ही खिलाड़ियों से, और खिलाड़ियों को ही शक की नज़रों से देखा जाने लगता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब ये भारत की खिलाड़ी विनेश फोगाट जब रोते हुए मीडिया के सामने कहती है, तो तब भी शायद ये बात सरकार तक नहीं पहुंचती है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन खिलाड़ियों को अपने पास बुलाते हैं, इनकी बातें सुनते हैं और ये तसल्ली भी देते हैं, यदि भविष्य में तुम्हें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप मुझसे बताइए, आपकी समस्या का हल हर हाल में किया जाएगा। लेकिन आज वो चीख चीख कर, रो रो कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका यौन शोषण हो रहा है। यदि वो बोलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। लेकिन दिल्ली की जो पुलिस है कोई भी एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को लगता है कि जिस व्यक्ति का नाम ये लिया जा रहा है उस व्यक्ति की पहुंच सरकार में बहुत ज़्यादा ऊपर तक है। लेकिन बात वो भी याद आती है कि जब कोई विद्वान दूसरे व्यक्ति को ये समझाते हुए कहता है कि शरीर का कोई हिस्सा सड़ने लगे तो उस हिस्से को काट कर फेंक देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरा शरीर ही सड़ जाए, पूरा शरीर ही खराब हो जाए। भले ही भारतीय मीडिया इस मामले को बहुत ज़्यादा प्रमुखता से ना उठा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से ये मामला बहुत ज़्यादा तेज़ी से सुर्खियों में जाता है, और जब यही खिलाड़ी भारत को पदक दिलाते हैं, राष्ट्र का गान जब गाया जाता है तो उस टाइम कितना अच्छा लगता है। लेकिन आज ये रो रहे हैं तो सब के सब लोग शांत हो रहे हैं। इसमें सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भले ही चाहें ब्रजभूषण शरण सिंह बिल्कुल पूरी तरह से ईमानदार हों, उन्होंने किसी का कोई शोषण ना किया हो, लेकिन इन खिलाड़ियों की बात को रखते हुए इस मामले की ईमानदारी कोशिश करके जांच करनी चाहिए और दोषियों को सज़ा दिलानी चाहिए। एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, विनेश फोगाट ने जिस तरह से कहा कि आप हमारा भी नार्को टेस्ट कराइए, और जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कोच पर, या फिर जो भारतीय कुश्ती महासंघ में जुड़े हुए कोच हैं उन पर, और भारतीय महासंघ कुश्ती के जो अध्यक्ष हैं उन पर, उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। जब वो आरोप लगाने वाले इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि ये कदम नहीं उठाया गया तो इससे कहीं ना कहीं देश की बदनामी होती है। जब यही वीडियो बनकर सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में फैलती हैं तो अच्छा नहीं लगता कि किसी एक पार्टी के नेता पर इस तरह का आरोप है और सरकार और पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।